हेलो स्टूडेंट, दिस इज अजीत चरण। कैसे हो आप? वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट, है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत भले चंगे होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वैदिक पीरियड। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने चर्चा की थी एंड ऑफ इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए वैदिक पीरियड पर जाते हैं। ठीक है। तो वैदिक पीरियड की बात जब आती है तो वैदिक पीरियड को उस पीरियड को कहा जाता है जिसमें वेदास लिखे गए थे। वेदास। तो एक टाइम कौन सा था, पीरियड कौन सा था? पीरियड था 3000 बीसी, बिफोर सेंचुरी से लेकर के। ठीक है, बिफोर सेंचुरी, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है। इस टाइम में क्या हो रहा था? वेद लिखे जा रहे थे। वेद कौन लिख रहे थे? तो वेद व्यास लिख रहे थे। वेद व्यास, वेद व्यास, VYASH, वेद व्यास। ठीक है। तो वेद व्यास वेद लिख रहे थे। वेद कौन कौन सा वेद है? तो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेदों की चर्चा की जा रही है। ठीक है। तो आज हम चर्चा करेंगे वेद है क्या, इसमें क्या क्या चीजें हैं और कैसे इंपॉर्टेंस है ह्यूमन काइंड के लिए। ठीक है, समझे। इतिहास में क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाएगा इससे रिलेटेड। ठीक है। तो इसके लेकर के कुछ चर्चा करते हैं, जहां से शुरुआत करते हैं। जो इतिहासकार है उन्होंने जो लिखा है, और अलग अलग इतिहासकार की मत अलग अलग है। एक मत की चर्चा करेंगे मैक्स मूलर साहब की। ठीक है। मैक्स मूलर एक हिस्टोरियन है जो बताते हैं कुछ इसके बारे में, आर्यन के बारे में। तो वेद जो वैदिक पीरियड था उसमें मूलतः जो निवासी थे वो कौन थे यहाँ इंडिया में? वो आर्यन थे। आर्यन यानी जिसे हम लोग हैं ना, हम लोग मूल रूप से आर्यन है ना। तो ये आर्यन कौन थे, कहां से आए थे, क्या आए थे? मैक्स मूलर साहब की डेफिनेशन के अनुसार इतिहास की दो मत होगी। मैक्स मूलर साहब थोड़ा सा भटका भी दिए हैं, मैं उसको भटकन को भी दूर करूंगा आज कि क्या है। मैक्स मूलर साहब की कहना क्या था कि जो आर्यन जो थे, आर्यन सेंट्रल एशिया से आए थे, यानी कैस्पियन सी के आसपास ईरान से होते हुए आए थे। ईरान से होते हुए आर्यन आए थे। और एक किस रास्ते में आए थे? ये रास्ता है, आप जाओगे इंटर करोगे, इंटर किए थे ईरान से चल करके खैबर पास। खैबर पास एक दर्रा है, दर्रा यानी पास को दर्रा दर्रा को पास अंग्रेजी में कहा जाता है, PASS। ठीक है। तो खैबर पास कहां है? तो हिंदू कुश जो पर्वत है हमारा, उस पर्वत में पहाड़ियों के घाटियों से एक रास्ता होता है जाने का, पतला सा रास्ता, उसको पास कहा जाता है। तो मैक्स मूलर साहब का क्या कहना है क्या कि जो आर्यन जो आए थे, यानी हम आर्यंस, ये कहां से आए थे? ये आए थे सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में कौन कौन सा कंट्री है पता है? सेंट्रल एशिया की कंट्रीज कौन कौन सी है? तो सेंट्रल एशिया में 5 कंट्री को रखा गया है। उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना, ये सारे कंट्री। और वहीं पर कैस्पियन सी साइड में पड़ता है। ठीक है। ठीक है। तो वो इनका कहना है क्या कि ये लोग सेंट्रल एशिया के निवासी थे और ये ईरान होते हुए लोग खैबर पास से, यानी हिंदू कुश पर्वत से इंटर किए कहा? हिंदुस्तान में, इंडिया में। ठीक है, समझ में आ रही बात। लेकिन इस इतिहास के इसमें एक मतभेद है, मतलब दुविधा है। ऐसी दुविधा है कि कई इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि आर्यन जो यहाँ के लोग, जो लोकल निवासी थे हिंदुस्तान के, उनके साथ कत्लेआम किया, उनको मारा, पीटा, काटा और उसके बाद यहाँ आकर के बस गए। ठीक है। और फिर ये पूरे तरह से हिंदुइज्म को एक्सेप्ट किए और फिर धीरे धीरे हिंदू के नाम से फैल गए। ठीक है। लेकिन अब देखिए दो मत किस तरह से विभिन्न हो सकता है। अगर ऐसी बात है कि कोई व्यक्ति बाहर से आता है, इन्विजन करता है, आक्रमण करता है, हत्या करता है, और फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करे, है ना, पूरे विश्व को भाई भाई माने, है ना, और वो सारी संस्कृति को अपनाए, है ना, शिष्टाचार सीखे, है ना, मानवता की बात करे। एक क्रूर व्यक्ति एक टाइम में 2 काम कैसे कर सकता है? ठीक है। वो क्रूर भी होगा और वो फिर मानवता की बातें भी करेगा, है ना, वो हत्या भी करेगा और वो वसुधैव कुटुंबकम की बातें भी करेगा, है ना। एक कंफ्यूजन करने वाली बात। तो ऐसे बहुत सारे इतिहासकार हैं जिनकी बातें सत्य नहीं। और ऐसे भी इतिहास में जब पढ़ोगे तो आर्यन यहाँ के मूल निवासी हैं। और इतिहास में हर जगह पर यही बात कही गई है कि आर्यन जो है इंडिया के मूल निवासी थे। आर्यन शब्द, आर्य शब्द पूरे महाभारत, रामायण सब जगह चर्चा मिलती है आर्य शब्द की। देखो सीता जी
अपने पति रामचंद्र जी को क्या कह के बुलाते थे? आर्यपुत्र, यानी पति को कहा जाता था आर्यपुत्र। आर्यपुत्र पति को कहा जाता था, हस्बैंड को। ठीक है। गुरु को क्या कहा जाता था? आचार्य, है ना, आचार्य, आर्य। तो आर्य जो शब्द था ना, पति को आर्य कहते हैं, आर्यपुत्र। आचार्य कहते हैं, आज भी संस्कृत में कोई डिग्री करो तो आचार्य होती है। आचार्य, आर्य शब्द जो था वो रिस्पेक्ट का शब्द था, यानी समाज का वो तबका जो डेवलप हो चुका था उसको आर्य बोला जाता था, शुरू से आर्य बोला जाता। हम लोग डेवलप हो गए थे, बहुत सारे ट्राइब डेवलप नहीं हुए थे, इस वजह से क्या हुआ था? आर्य, आर्य रिस्पेक्ट का एक शब्द था। ठीक है। लेकिन इतिहासकार मोड़ तोड़ करके अपनी मानसिकता के कारण उसको अलग अलग तरह से व्याख्या कर देते हैं। ठीक है। तो इन सब चीजों को जानते हुए हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है, कि किसने क्या कहा। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि आर्यन क्या बाहर से आए थे, आर्यन ने क्या इन्वेजन किया था। एक क्वेश्चन कभी भी इतिहास में नहीं आ सकता है। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन नहीं इतिहास का, लेकिन इसमें चर्चा आ जाती है कि मैक्स मुलर ने क्या कहा, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा। तो हो सकता है कि किसी मानसिकता से पीड़ित व्यक्ति वैसा कह सकता है। ठीक है। चलो आगे, अब आगे बात करते हैं। ठीक है। तो इन्होंने जो रेफरेंस दिया है आर्यन के, उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये रेफरेंस देते हैं कि खैबर पास माउंटेन से आए थे, ईरान से होते हुए आए थे, और ईरान से होकर के इन्हें रेफरेंस जो देते हैं, ईरान की एक बुक है, धर्म ग्रंथ है, उसमें ये आर्यन को कहा के बारे में जंद अस्तवा शब्द से इस्तेमाल किया है। इन्हें अपना एक तर्क दिया कि ये ईरान के थ्रू थे, ये सेंट्रल एशिया वाले थे जो ईरान के थ्रू आए थे, और ईरान के शासकों ने इनको जंद वेस्तवा कहा है। ठीक है, ये अपना रेफरेंस देते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है। उसके बाद सप्त सिंधवा फॉर द रीजन, है ना, उन्होंने कहा क्या? सप्त सिंधवा, ये जो जब आर्यन आए तो कहे कि 7 नदियों का एरिया में आकर के लोकेट किए। 7 नदियां क्या है? तो ठीक है, 7 नदियां वो कौन कौन सी है, काउंट करवा देता हूं। पंजाब की वो सारी नदियां जिसको हम पंजाब कहते हैं, रावी, सतलज, झेलम, ये सब नदियां क्या है? पंजाब की नदियां हैं। ठीक है। तो पंजाब की नदियां जो थी वो 5 नदियां, और 2 नदी कौन? गंगा जमुना नदी। तो एक सारी नदियां क्या हुआ? सप्त सिंधवा शब्द ऋग्वेद में वर्णित है। ठीक है। तो इसमें क्या है? सप्त सिंधवा फॉर द रीजन, और ये सप्त सिंधवा क्या बताता है? एरिया बताता है, यानी नदियों के रिलेटेड वो लैंड एरिया जहां पर ये आर्यन निवास करते थे, रेसाइड किए थे। ठीक है। तो आर्यन शुरू से इन्हीं नदियों में, यानी जब पॉपुलेशन कम थी वर्ल्ड की, तो आर्यन की संख्या कम थी, और आर्यन की संख्या कम थी, और आर्यन इसी एरिया में रह रहे थे। तो इस बात सत्य है कि सप्त सिंधवा जो था वो रीजन है जहां पर आर्यन रहते थे। ठीक है। तो ये रीजन है। ठीक है। और अब जो जो रहने लगे, जब निवास करने लगे, तो इस एरिया का नाम बदल गया है, इस पूरे लोकेशन का नाम बदल गया, और क्या पड़ गया? आर्यावर्त, यानी भारत का नाम पड़ गया क्या? आर्यावर्त। तो भारत की जब नाम की गणना की बात आती है, तो एक तो होता है भारतवर्ष। ठीक है। तो भारतवर्ष क्या होता है? तो भारतवर्ष कहानी है राजा भरत की, जो महाभारत पीरियड की बात है। ठीक है। राजा भरत एक ऐसे राजा थे जो बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही ग्रेट वॉरियर थे, बहुत बहादुर थे, और बहुत ही न्यायप्रिय, बहुत ही ज्ञानी, है ना, सब गुण संपन्न वो राजा थे। और उन्होंने अपनी क्षमता से पूरा भारत वर्ष बनाया था। कैसे बनाया था? तो ये जो अफगानिस्तान देखते हो ये भी भारत में था, ये पाकिस्तान देखते हो तो ये भी भारत में था, और इधर से पूरा इंडिया देख लो ये पूरा भारत में था, और इधर से चल जाओ बांग्लादेश, म्यांमार, ये भी भारत में था। तो भारत पूरा ऐसे लेकर के, ऐसे लेकर के यहां तक इस तरह से फैलाया था। किन्होंने फैलाया था? ये फैलाए थे राजा भरत। और राजा भरत किस वंश के थे? तो कुरु वंश के थे। उस वंश में कोई पहले राजा थे जिनका नाम था कुरु था, उसी कुरु वंश में राजा भरत पैदा लिए थे। और राजा भरत किसके पुत्र थे? तो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे, जो बचपन से ही बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के थे, बहुत ही योग्य शासक बने, और पूरा अपनी क्षमता से कुरुक्षेत्र का क्षेत्र बनाया। ये पूरा क्षेत्र कुरुक्षेत्र था, और इसी को उसके फॉलोअर जो बने, उनके फॉलोअर जो उनको देश में प्रिय मानते थे, उन्होंने इस देश का नाम क्या कर दिया? भारत कर दिया। तो एक शब्द आ गया भारत। भारत का नाम भारत राजा भरत के नाम पर पड़ा। ठीक है। तो भरत का के नाम पर, राजा भरत के नाम पर भारत पड़ गया, भारत। और दूसरा आर्यन, है ना। आर्यन क्या थे?
तो आर्यन उसी में सभ्यता मिट्टी फिर से बनी, तो उसमें एक और इंटेलेक्चुअल उसी सभ्यता बना, और जिसको कहते थे सभ्यता मिटती है बनती है फिर मिटती है बनती है। रामायण का टाइम था, एक सभ्यता थी, वो सभ्यता खत्म हुई, फिर महाभारत का एक टाइम आया, वो सभ्यता खत्म हुई, वैदिक पीरियड आया, वो सभ्यता खत्म हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सभ्यता खत्म हुई, फिर नई सभ्यता बनी, है ना। तो सभ्यता हमेशा बनती बिगड़ती रही है पूरे पृथ्वी पर, ठीक है। तो ये सारे सभ्यता के बाद हमारा जो हुआ आया है आर्यन की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो वेदों में किसकी चर्चा की गई है? सारे वेदों में आर्यन की चर्चा की गई है, ठीक है। तो आर्यन की चर्चा अब हम करते हैं कि कैसे कैसे आर्यन क्या क्या थे, क्या क्या इंपॉर्टेंस था। तो हमारा एक नाम हो गया भारत, दूसरा आर्यावर्त आर्यन के नाम पर, है ना, आर्यावर्त। तीसरा था इंडिया जो अंग्रेजी में आया, है ना, और उसके बाद इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान सिंध से आए लोग जो कि मतलब कि जो ईरान इराक से जो लोग आए थे उनको स बोलने में प्रॉब्लम होता था, तो वो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बोलते थे। सिंध नदी के, सिंध पर्वत के इस साइड होने वाले सारे सिंध लोग थे और उनको हिंद बाद में बोला गया और हिंदू बाद में बन गया। हम सब हिंदू हैं, हम सब आर्यन हैं, है ना, कहीं बाहर से आए नहीं हैं, सब इंडियंस हैं और यहाँ के ओरिजिनेटेड हैं, ठीक है। और जो यहाँ के आदिवासी हैं वो अनडेवलप रहे हैं और कुछ वर्ग जो डेवलप हो गया है उसको आर्यन शुरू से कहा गया है और वो धीरे धीरे सारा डेवलपमेंट हो रहा है। अभी भी ट्राइब्स को ऊपर किया जा रहा है, धीरे धीरे होगा, जब जब डेवलपमेंट पूरी होगी सिचुएशन बदलेगा, लेकिन अभी भी हमारे सिस्टम में कुछ लोग नीचे है, कुछ लोग डेवलप हुआ है, कुछ लोग आगे चला गया है, तो ये सिस्टम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम आगे बात करते हैं, दूसरे स्लाइड पर चलते हैं। तो अब है कि उस टाइम में ऋग्वेद में रिवर्स, जो आज रिवर्स है, क्या यही रिवर्स के नाम उस समय भी थे? नहीं, ये रिवर नहीं था, रिवर्स बाद में गंगा जमुना सतलज, ये सब, गंगा जमुना तो है उसमें, गंगा जमुना सतलज ये सब नदियां गंगा जमुना का नाम है, और जो सतलज है, रावी है, झेलम है, ब्यास है, ये सब नदियों का नाम बाद में पड़ा, यानी आर्यंस के टाइम में पड़ा और मतलब बाद में पड़ा, ठीक है। तो ऋग्वेद में जो बात की गई है वो इस नदियों को लेकर के कि कौन कौन सी नदियां थी ऋग्वेद में, तो ये गंगा की बात आती है, सतलज की बात आती है, सतलज नदी की बात आती है, श्रावस्ती, श्रावस्ती क्या है? तो श्रावस्ती जब नदी कहीं से निकलती है ना तो उसका ऊपर भाग जो होता है, जहां से बेसिन वगैरह होता है ना, बेसिन से जब नदियां निकलती हैं तो उस नदी का दूसरा नाम भी रहता है, कई जगह पर दूसरी नाम है ना, और फिर वो आगे बढ़ती है तो नाम बदल जाता है। तो ऐसे ही गंगा जो नाम बदला आगे बदल गया, गंगोत्री कहीं था, ठीक है। तो ऐसे ही श्रावस्ती जो होता है, जिसको जो वेदों में श्रावस्ती जिसकी चर्चा की गई है, तो एशिया की जो नदियां, जो पंच नदी थी ना, सतलज, रावी, झेलम, उसके ऊपरी पार्ट, उसको नदी के ऊपरी पार्ट को अपर कोर्स ऑफ रिवर, उसको श्रावस्ती वेदों में कहा गया, और इसी श्रावस्ती को अब व्रंश करके सरस्वती नदी कहा गया है, सरस्वती नदी, समझे? तो श्रावस्ती वही नदी है, ठीक है। तो ये सब वेदों में नदियों का नाम है, यानी कि आर्यन के टाइम में यह सब जब डेवलप हो रहे थे तो वेदों में ये सब चीजें दी गई है कि वेदों में ये नदियां थी, ठीक है। समझ में आ रही बात? अब हम बात करते हैं कि ये नदियों की चर्चा होती है, माउंटेन्स की भी चर्चा की गई है, वेदों में माउंटेन्स की भी चर्चा की गई है। तो माउंटेन्स में जो सेंट्रल इंडिया का जो माउंटेन है जिसको सिंध पर्वत कहते हैं, सिंध पर्वत की भी चर्चा की गई है। हिमालय की चर्चा तो हुई है, लेकिन सिंध पर्वत सेंट्रल में भी जहां तक फैले हुए थे, है ना, आर्यन, तो सेंट्रल एशिया में जो सेंट्रल इंडिया में जो माउंटेन है, जो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के जंगल के पास, वो माउंटेन सिंध पर्वत है, ये विंध्याचल माउंटेन है, विंध्याचल पर्वत है, वहां पर इसकी भी चर्चा वेदों में की गई है, ठीक है। तो माउंटेन की चर्चा की गई है, और सप्तपथ ब्राह्मण, है ना, सप्तपथ ब्राह्मण में चर्चा की गई है क्या कि समुद्र की चर्चा की गई है। सप्तपथ ब्राह्मण में किस चीज की चर्चा की है? तो समुद्र की चर्चा की गई है, सागर की चर्चा की गई है, ठीक है। तो उसमें क्या किया कहा गया? तो वे ऑफ बंगाल नहीं लिखा हुआ उसमें, ना ही लिखा हुआ अरब सागर, ठीक है, ये दोनों शब्द नहीं लिखा गया। लिखा क्या गया है? समुद्रम, यानी समुद्र को समुद्र कहा गया, यानी आर्यवर्त जो था वो समुद्रम, उसके किनारे किनारे समुद्रम है ना। तो इस समुद्र की भी चर्चा की गई है,
और समुद्र, यानी पूरा लैंड लोकेशन, कैसे कैसे हमारा देश अवस्थित है, पहले इंट्रोडक्शन, यानी कि पूरा वेद पढ़ो तो वेदों में क्या क्या हो गया है, पूरा पहले आइडेंटिटी दिया गया भारत का कि कहां कैसे नदी पहाड़ झील लोग कैसे हैं, वो सारा, यानी एक तरह से ऐसा एक ग्रंथ है जिसमें सारी चीजें कही गई है ह्यूमन के बारे में। तो एक इतिहास की धरोहर है, ऐसे ही बेकार की चीजें नहीं है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, है ना। समुद्रम शब्द अर्ली ऋग्वेद में समुद्रम शब्द, है ना, अर्ली ऋग्वेद के लेटर पीरियड में समुद्रम शब्द का चर्चा किया गया। ठीक है, चलो आगे। डेजर्ट के लिए, डेजर्ट यानी मरुभूमि, मरुभूमि के लिए दो तीन शब्द ऋग्वेद में मिलता है। एक होता है मारू, मारू भी इस्तेमाल होता है। दूसरा आता है कुरुक्षा, मारू कुरुक्षा, ये सब देख लो, मारू कुरुक्षा। तत्रीय अरण्यक, यानी ऋग्वेद के सेक्शन को देखोगे तो अरण्यक में बटा हुआ, तो तत्रीय अरण्यक में ये सब शब्द मरुभूमि के लिए इस्तेमाल हुआ है। समझ में आ रही बात, ये शब्द मरुभूमि के लिए इस्तेमाल हुआ है। समझ में आ रही बात, तो ये सारी चीजें स्रोत है, हमारे इतिहास का धरोहर है वेद। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि वेदों, नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं। तो यहाँ इतना समझ में आ गया कि रिवर्स वगैरह, माउंटेन वगैरह, डेजर्ट वगैरह, है ना, समुद्र वगैरह सबकी चर्चा ऋग्वेद में किया गया है। लोकेशन बताया गया कि आखिर हिंदुस्तान, इंडिया या भारतवर्ष, आर्यवर्त है कहां। ठीक है, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट आते हैं वैदिक वर्ल्ड यानी अर्ली वैदिक ऋग्वेदिक, है ना। तो वैदिक वर्ल्ड में क्या था, तो सप्त लैंड ऑफ सेवन रिवर, यानी कि हमारे हिंदुस्तान को क्या कहा गया, लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, है ना, सेवन रिवर ये है। इसको किस नाम से चर्चा किया गया वेद में, सप्त सिंधवा। सप्त सिंधवा के शब्द क्या है, ये पूछता है कि सप्त सिंधवा शब्द क्या है, तो ये बताता है लैंड ऑफ सेवन रिवर, जिसमें रिसाइड किए थे इंडियंस, है ना, यानी आर्यंस। ठीक है, तो ये लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। ठीक है, लैंड ऑफ सेवन रिवर्स कौन सा सेवन रिवर, तो गंगा, जमुना और पंजाब की 5 लैंड नदियां, तो ये सब क्या है, लैंड ऑफ सेवन रिवर्स है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसके बाद इंडस्ट्रीब्यूशन, हाँ ना, श्रावस्ती, हाँ, है ना, श्रावस्ती नदी जो होती है, श्रावस्ती यानी उत्तर वाला हिस्सा जो है, ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर जहां से नदियां सेवन रिवर निकल रही है, तो उसके ऊपरी पार्ट को श्रावस्ती कहा गया, यानी इसी श्रावस्ती को हम क्या कहते हैं, सरस्वती कहेंगे। ठीक है, सरस्वती के बारे में एक फैक्ट मैं आपको बताता हूं। मेरे टीचर्स टीम में एक टीचर कोई हैं, तो वो एडवेंचरस काम करते हैं। एडवेंचर मतलब वो एडवेंचर पर बाइक राइडिंग के थ्रू एडवेंचर पर जाते हैं। तो एक बार अपनी 6 टीम्स के साथ वो हिमालय क्रॉस किए और जाकर चाइना उनको जाना था हिमालय क्रॉस करके। तो उसी क्रम में वो पूरी टीम चली बाइक पर और बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए वो जब क्रॉस कर रहे थे हिमालय, तो वो बेसिन दिख गई उनको, जहां पर कि वो सरस्वती नदी थी। उस बेसिन में की जो मिट्टी थी, बता रहे हैं हमको कि वो जो मिट्टी थी ना, वो मिट्टी बड़ा व्हाइट था, एकदम व्हाइट मिट्टी था। और ऐसा कहा भी गया है वेदों में कि सरस्वती नदी की जो पानी थी वो सफेद दूध की कलर की थी। ठीक है, और सरस्वती नदी आज डिसॉल्व कर गई है। पहले गंगा, जमुना और सरस्वती प्रयागराज में जाकर के मिलती थी। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो हम इन चीजों की चर्चा करते करते आगे बढ़ते हैं और फिर हम चर्चा करते हैं कि सरस्वती नदी क्या है, समझ में आ गया। सरस्वती या श्रावस्ती जिसकी बात की जा रही है, वो सरस्वती या श्रावस्ती कहां थी, तो सरस्वती श्रावस्ती ऊपरी भाग में हिमालय के क्षेत्र में, हिमालय रीजन में एक बेसिन से शुरू होती थी और वो धीरे धीरे 5 नदियों में बढ़ जाती थी। ठीक है, समझ में आ रही बात। ओके, नाउ है ना, पॉलिटिकल रीजन, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक रीजन, राजनीति के क्षेत्र में, और पॉलिटिकल ओरिजिन, पॉलिटिकल ओरिजिन, राजनीति कैसे चलती थी, राजनीति मतलब राजतंत्र कैसे चलता था, लोग शासन कैसे करते थे। ठीक है, इसको कहते हैं राजनीतिक तंत्र। ठीक है, तो राजनीतिक तंत्र में जन शब्द का इस्तेमाल किया गया, जन शब्द का इस्तेमाल किया गया। जन शब्द किसके लिए यूज हुआ, तो जन ट्राइब को कहा गया, आदिवासी को, यानी कि जो लोग अनडेवलप थे उन्हें क्या कहा, जो लेस डेवलप थे उनको क्या कहा गया है वेद में, जन शब्द कहा गया है। जन किसके लिए, तो ट्राइब के लिए। तो कई ट्राइब्स थे उसमें, उनको जन से संबोधित किया जाता था। ठीक है,
उसके बाद राजन, ये भी वेद में किया गया, राजन शब्द। राजन, राजन किनको कहा जाता था? तो राजन वे थे जो किंग थे, किंग को राजन कहा जाता था। तो ये सब उस समय के शब्द हैं, किंग को राजन कहा जाता था। और ये जन जो थे ना, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अच्छा था। जैसे आज हम कैसे होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट्स होती है, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होती है, और सबको मॉनिटर एंड रेगुलेट करने के लिए बॉडीज होती है ना। जैसे सीएम होता है, और ये कहते हैं ना कैपिटल, जिसको कहते हैं राज्यपाल, है ना, राज्यपाल होता है। और ऐसे सब सिस्टम पूरा होता है। जैसे फिर डीएम होता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट को रेगुलेट करता है। तो ऐसे ही वो पहले भी सिस्टम था, राजतंत्र में भी इसी तरह का सिस्टम था। राजतंत्र में जो राजा होता था ना, वो राजा पूरा अकेला नहीं कंट्रोल कर पाता था पूरे कंट्री को, उसका भी एक सिस्टम था, तंत्र था। ठीक है, पहले क्या होता था कि दास राज, आपने सुना होगा, दास राज होते थे। दास राज यानी जो स्लेवरी का काम करते थे, जो मतलब नीचे साफ सफाई का जो काम करते थे, उनके जो लीडर होते थे ना, उनको एक राजा बना दिया जाता था। जैसे एक एरिया में 1000 दास रह रहा है, तो 1000 दास को रेगुलेट करने वाला, देखने वाला, उसको चलाने वाला, उसको ऑर्डर देने वाला एक उसका हेड होता था, जिसको कहते थे दास राज। और वो टेक्निकली दास नहीं होता था, बल्कि वो क्षत्रिय होता था। जिस तरह से राजा होता था ना, उसी तरह से उसकी गद्दी होती थी, वो सिस्टम चलाता था। और जब लड़ाई की बात होती थी ना, तो वो लड़ता था, वो क्षत्रिय होता था, उसको क्षत्रिय करके संबोधित करते थे। तो कहीं भी पूरी सिविलाइजेशन में जब इंसान इंटेलेक्चुअल जब हुआ है, तो कभी भी डिफरेंसेज नहीं रहा। डिफरेंसेज राजनीति करने वाले हर टाइम में जो राजनीति करते हैं वो पैदा करते हैं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब यह है कि वो भी सिस्टम ऐसा ही था, है ना, जिसमें कि सारी चीजें थी। आज भी सिस्टम वैसा ही है, कल भी सिस्टम वैसा ही होगा। इंटेलेक्चुअल्स जो भी होगा वो ऊपर रहेगा, जो वर्किंग ग्रुप होगा वो वर्क करेगा। यही नेचर है, ये नेचर ऑफ लॉ है, यही होता है। जो सिस्टम जिसमें एबिलिटी होगी काम करेगा, जिस तरह से काम करेगा। ठीक है, आज भी वैसे ही है। आज भी देख लो तो एग्जाम्पल मैं देता हूं, ऐश्वर्या राय ब्राह्मण है, अमिताभ बच्चन कास्ट है, दोनों ने शादी कर लिया, फैमिली एक हो गया। तो इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप इन चीजों को नहीं मानता। ठीक है, जब आप इंटेलेक्चुअल हो जाओगे तो आप भी नहीं मानोगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट अब आते हैं कि ये जो जन थे, उनका ग्रुप होता था, वो बैठ करके ग्रुप बनाते थे। तो जन सभा, जन को जोड़ दो सभा, यानी इन ट्राइब्स का सभा लगता था, जन सभा होता था, जन समिति होती थी, जन गण होता था। ये सब जन गण, जन समिति, जन सभा, ये सब की चर्चा वेदों में की जाती थी। यानी जो ट्राइब्स थे, ट्राइब्स कंट्रीब्यूट करते थे पॉलिटिक्स में, है ना। ये दूर नहीं थे, उपेक्षित नहीं थे, ये सब पार्ट थे, सिस्टम के पार्ट थे। आज भी कोई दूर नहीं है, उपेक्षित नहीं है, हर कोई सिस्टम का पार्ट है। एक पकौड़ा जो तल रहा है वो भी एक सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि वो अर्निंग करके कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो सब सिस्टम का पार्ट था। ठीक है, ओके। वोमेन इवन कहा गया है कि वोमेन ऑल्सो, वेदांत में कहा गया है कि वोमेन, है ना, सिर्फ उसमें मंत्र या भगवान की बात नहीं कही गई है, वेदों में बात कही गई है कि कैसे ये लोग, पूरा इतिहास की धरोहर है वो, कैसे सिस्टम था। तो महिलाएं भी क्या होती थी, जनसभा में मेंबर होती थी, जनगण में मेंबर होती थी वो। ठीक है, तो कोई भी डिफरेंसेस नहीं था। जो डेवलप था वो डेवलप था, जो नीचे था वो नीचे था। जो आज भी है समाज का वो तबका जो डेवलप है, गरीबी रेखा के नीचे आज भी लोग जी रहे हैं। तो इसमें राजनीति सिर्फ होती है और कुछ नहीं होती है। चलो अब आगे बात करते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि वेदों में इकोनॉमी की बात कही गई, यानी इकोनॉमिक्स कैसे चलता था, यानी कि उस समय का इकोनॉमिक्स कैसे चलता था। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के लिए कुछ गोल्ड क्वाइन की चर्चा की गई, सोने के सिक्के, है ना, गोल्ड क्वाइन। ठीक है, जो कि इकोनॉमी के काम में आता था, यानी कि मॉनिटरी का काम करता था, मनी का काम करता था। ठीक है, तो उसमें नाम दिया गया सोने के सिक्कों के निशक, कृष्णल और सतनाम। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये सब इकोनॉमी, और सारे सिक्के वेदों में लिखा गया, ये सब सिक्के दिया जाता था, है ना, ये सब सिक्के थे, क्वाइंस थे। ठीक है, गोल्ड क्वाइन थे। ठीक है, उसके बाद गॉड की भी वो पूजा करते थे। और गॉड में किसकी पूजा करते थे, तो इंद्र के, आर्यन इंद्र की पूजा क्यों करते थे,
क्योंकि पानी की जरूरत होती थी और इनका बिलीव था कि इंद्र हमें पानी देंगे, ठीक है, इसलिए वो पूजा पाठ भी करते थे, है ना। और उनके कुछ ट्राइब्स थे जिसको भरत कहते हैं, भरत सब लिख लेना, भरत इसमें आधा लिखा हुआ, भरत इसमें SAB लगा देना, भरत सब, ठीक है, भरत सब ये इंटेलेक्चुअल ट्राइब्स थे। ये ट्राइब्स वो थे जो भरत के फॉलोअर जो ट्राइब थे ना, उनको भरत सब कहा गया है, ठीक है। तो भरत सब इंटेलेक्चुअल ट्राइब को कहा जाता है। एक प्रजाति जनजाति थी जो कि इंटेलेक्चुअल थी, जिसको भरत सब वेदों में कहा गया है, ठीक है। अब मिलिट्री फोर्सेस यानी सिस्टम जब लिविंग था तो उसमें मिलिट्री फोर्सेस थे। मिलिट्री फोर्सेस मतलब वो मिलिट्री थे जो जिनको भी नाम दिया गया है वो सारे नाम क्या थे, उर्गा और गिवाग्रह, ये ऑफिशियल्स होते थे, मिलिट्री के ऑफिशियल। जैसे आज चीफ कमांडर, एयर मार्शल कैसे कहते हैं, वैसे ये सब ऋग्वेद में इन मिलिट्री फोर्सेज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो पूरा वेद व्यास, पूरा वेद जो हमारा सारा वेद है वो एक धरोहर है कि हमारे इतिहास की चर्चा करता है, सिस्टम ऑफ लिविंग की चर्चा करता है, सब चीज की चर्चा करता है। ये बहुत जरूरी है हमारे सिविलाइजेशन को जानने के लिए, ठीक है। अब आगे बात बढ़ते हैं, इसके आगे बात बढ़ाते हैं, ठीक है, इसके आगे बात बढ़ाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। अब आता है लेटर वैदिक पीरियड, यानी इस पीरियड के बाद खत्म होने के बाद हमारा जो पीरियड आया वो पीरियड कौन सा आ गया, लेटर वैदिक पीरियड। यानी अब देखिए इतिहास को जोड़िए कैसे, 12,000 वर्ष पहले के बाद फिर आया न्यूलिथिक एज, न्यूलिथिक एज के बाद फिर आया वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड के बाद आया इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैंने बताया था पिछले क्लास में इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम क्या था, 1000 BC से लेकर के यानी 1700 से 1000, 1700 से लेकर के 1000 BC तक, यानी कि हम जोड़ रहे हैं ना तार को कि कहां से कैसे सिविलाइजेशन, यानी कि उस सिविलाइजेशन के बाद, यानी कि महाभारत के बाद एक और सिविलाइजेशन बनी थी, यानी वैदिक पीरियड के ड्यूरिंग एक और सिविलाइजेशन बनी थी जिसका नाम क्या था, उसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद की बात आती है तो हमारा आता है लेटर वैदिक पीरियड, यानी वैदिक पीरियड खत्म हो गया, यानी वो पीरियड सिस्टम ऑफ लिविंग सारा खत्म हो गया, सभ्यता खत्म हुई और फिर नई सभ्यता बनी जो बनी 1000 ईस्वी से लेकर के 800 ईस्वी, एक टाइम में नोट कर लेना, 1000 ईस्वी से लेकर के यानी 1000 ईस्वी से लेकर के 800 ईयर्स तक का जो टाइम था, यानी 200 साल हमारा क्या कहलाया, लेटर वैदिक पीरियड, यानी वैदिक पीरियड के टाइम बाद की टाइम। तो इस टाइम में क्या क्या इंपॉर्टेंस था इस टाइम का, क्यों यह टाइम इंपॉर्टेंस था, तो आर्यन एक्सपैंड हुए, यानी फैले, एक्सपैंडेड, अपना एरिया बढ़ाए, क्यों, क्योंकि आर्यन अब फैल रहे थे, बढ़ रहे थे, और एक कहां तक फैले, तो ये फैले जमुना, गंगा जमुना के किनारे, गंगा, पंजाब से ज्यादातर आर्यन कहां चले गए, गंगा जमुना, यानी हम लोग किस सिविलाइजेशन के हैं, गंगा जमुना सिविलाइजेशन, गंगा जमुना तहजीब, है ना, उस वाले इंसान है हम लोग हैं। हम लोग कहते हैं ना कि कोई मेहमान आ जाए तो उसको पहले पानी पूछो, उसको बिठाओ, शत्रु भी आए तो उसे कुर्सी दो, ठीक है, एक गंगा जमुना सिविलाइजेशन वाले सोचते हैं, तो हम गंगा जमुना सिविलाइजेशन वाले हैं। तो अब यहां से आगे की बात क्या, गंगा जमुना सिविलाइजेशन इन दिस पीरियड राष्ट्र, अब शब्द जो आया है राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल किया गया गंगा जमुना सिविलाइजेशन में, राष्ट्र शब्द। तो राष्ट्र क्या बना, हमारा एक रीजन बना, यानी टेरिटरी बना, राष्ट्र है ना, एक एरिया बना जिसमें हमारा शासन सिस्टम चला, वो क्या कहलाएगा, राष्ट्र कहलाएगा। अब इसमें इस सब चीज की चर्चा करने के बाद पुरोहित शब्द किसको कहा जाता था, तो पुरोहित, आज भी पुरोहित शब्द गांव में इस्तेमाल, जजमान और पुरोहित शब्द आज भी गांव में लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। जजमान पंडित जी कहते हैं, जजमान किसको, जिनके यहाँ वो पूजा कराते हैं, जिनसे दक्षिणा लेते हैं पंडित जी, उनको कहते हैं क्या, जजमान कहते हैं। तो जजमान और जो दक्षिणा देते हैं, जो पूजा पाठ करवाते हैं पंडित जी से, वो पंडित जी को कहते हैं पुरोहित। तो पुरोहित और जजमान शब्द ये वेदों से ही चला आ रहा है ना। तो पुरोहित और जजमान किसको कहते थे, जजमान जो जिनके यहाँ पूजा कराते थे वो जजमान होते थे, जो पूजा करने वाले पंडित होते थे उनको पुरोहित कहते थे। तो पुरोहित उस समय जो था आर्यन टाइम में, यानी ऋग्वैदिक वेदों में जो चर्चा किया गया वो कमांडर ऑफ चीफ, यानी कि मुख्य कमांडर, है ना, उसको कहा जाता है। जैसे कि मुख्य कमांडर कौन होते थे, तो वो आर्मी के कमांडर मुख्य हो सकते हैं, वो राज्य में मंत्री हो सकते हैं, ठीक है, तो उनको पुरोहित कहा जाता था,
ठीक है। और ये शब्द इंपॉर्टेंट है, पुरोहित यूज। और पुरोहित किसको कहते थे? जो कमांडर होता था। और सुता शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सुता शब्द किस लिए? तो कैरियोटर, जो रथ चलाता था ना, वो जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन की रथ चलाते थे, तो अर्जुन कृष्ण क्या थे? सुता थे। किनके? उनके, अर्जुन के, ठीक है। तो सुता कौन थे? तो रथ चलाने वाले को सुता कहा गया है। और संग्राहिता शब्द का इस्तेमाल किया गया। संग्राहिता किसको कहा गया? तो जो ट्रेजरी, जो बैंक मैनेजर आज जिसको कहते हैं, वो क्या होता था? संग्राहिता होता था, ठीक है। महिषी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्वीन के लिए इस्तेमाल किया गया। जो रानियां होती थी ना, उसको क्वीन को महिषी कहा गया है। और भागदुगा शब्द का इस्तेमाल किया गया, टैक्स कलेक्टर यानी इनकम टैक्स ऑफिसर जिसको आज कहते हैं, वो भागदुगा होता था। तो ये सब शब्द इंपॉर्टेंट है, वेदाज में सब की जिक्र किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस सारे स्लाइड के बाद, लेटर वैदिक पीरियड के बाद की टाइम, ठीक है। तो सोशल कैसा था, सोसाइटी कैसा था? तो इसी टाइम कहा गया है सोसाइटी की स्ट्रक्चर बताई गई है, ठीक है ना। तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर उसके वर्ग के अनुसार बटा हुआ था, यानी समाज जो था वो अपने अपने कर्मों के अनुसार बटा हुआ था। तो इस वेद में कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो इसका एक क्रम भी बताया गया है। और कहीं पर यह चर्चा भी की गई, जब ब्रह्मा सृष्टि की निर्माण कर रहे थे, तो वो ब्राह्मण का निर्माण किए, क्षत्रिय का निर्माण किए, वैश्य का निर्माण किए और शूद्र का निर्माण किए, ठीक है। तो अब ये ब्रह्मा कौन थे? ब्रह्म कैसे निर्माण हुआ? लेकिन अगर लॉजिकली देखें तो ब्राह्मण को क्या किया काम दिया गया? कहा गया कि मुख से उत्पन्न हुए। तो अगर फिजिकली देखा जाए तो ये सारे गुण तो एक इंसान में होते ही हैं। ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुए, तो मुख इंपॉर्टेंट है ना, जिससे ब्राह्मण उत्पन्न हुए। तो क्या मुख किसी इंसान में नहीं है? हर इंसान में मुख है, तो हर लोग ब्राह्मण हुआ ना। मुख से उत्पन्न हुए, तो उत्पन्न हुए इसलिए इंपॉर्टेंट हुए, या मुख इंपॉर्टेंट है? अब थोड़ा सा लॉजिकली सोच लो कि क्या इंपॉर्टेंट है, मुख से उत्पन्न होने वाली चीज या मुख? हम श्रेष्ठ क्यों मान रहे हैं? कि मुख को श्रेष्ठ मान रहे हैं या ब्राह्मण को श्रेष्ठ मान रहे हैं? मुख को श्रेष्ठ मान रहे हैं ना। तो आप सोचो कि मुख आपके बॉडी में है या नहीं? मुख है ना आपके बॉडी में, तो आप क्यों नहीं ब्राह्मण हुए? आप भी ब्राह्मण हो, है ना। अब उसके बाद क्षत्रिय भुजा से, है ना। तो भुजा इंपॉर्टेंट है या क्षत्रिय? आप किसके लेकर के अपने को छोटा या बड़ा मान रहे हो? क्योंकि भुजा को कह रहे हो कि ये बड़ा है ना। तो भुजा बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो भुजा आपके पास है या नहीं? तो भुजा इंपॉर्टेंट है, तो भुजा है तो आप क्षत्रिय भी हो, है ना। आपके कहते हैं उदर से या जंघा, जो भी कह लो, उससे है उदर से ही मान लेते हैं, उदर से बस। तो उदर इंपॉर्टेंट है या बस? उदर इंपॉर्टेंट है। तो अब सोचो कि उदर तुम्हारे पास है या नहीं? उदर मतलब पेट है या नहीं, है ना। तो पेट है तो तुम वैश्य भी हो। क्या शूद्र मतलब सफाई का काम करने वाला। तुम्हारे शरीर से गंदगी निकलती है तो सफाई करते हो या नहीं? कौन नहीं करता? सफाई गंदगी वाला अंग है ना, तो तुम्हारे शरीर में गंदगी वाला भी अंग है, तो तुम शूद्र हुए ना। तो सब है ना, सब गुण संपन्न। तो हर इंसान क्या है? सर्व गुण संपन्न है। और बात आती है कि जब सृष्टि हुई तो भी भगवान भी आए थे इंसान के सामने, जो परम ब्रह्म थे, जिसको हम महादेव कहते हैं, वो भी आए थे हमारे सामने। और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, जब इंसान ने पूछा कि आप कौन हो, तो उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा? मैं ब्रह्म हूं। इसका मतलब मैं सबका सब शक्तिशाली हूं, सारी चीजों को मेंटेन करता हूं, ऑपरेट करता हूं। फिर उन्होंने क्या, लोगों ने पूछा कि हम कौन हैं? तो उन्होंने बोला तुम ब्रह्मास्मि, तुम भी ब्रह्म हो। और फिर उन्होंने क्या, इंसानों ने कहा कि इदम ब्रह्मास्मि, सब लोग खड़े हैं, सब ब्राह्मण है। तो क्या महादेव ने कोई डिस्टिंग्विशन किया? तो ऐसा कोई डिस्टिंग्विशन था क्या? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ये राजनीति करने वाले हर समय ऐसे ही करते हैं। लेकिन पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो, जीवन में आगे बढ़ो, तुम कोई भी हो आगे बढ़ जाओ, ठीक है। आगे बढ़ जाओगे, तुम्हारी दुनिया सलाम करेगी, है ना, ठीक है। जितने भी लोग आगे बढ़े हैं उनकी कोई ऐसी सेग्रीगेशन नहीं होती है, हर कोई पूर्ण है, ठीक है। हर कोई में बराबर शक्ति है, सब समान है, ठीक है। इसीलिए तो हमारी फिलॉसफी कहती है वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे भाई, दुनिया को के हर लोग को क्या बनते हैं? भाई बहन मानते हैं। तो समझ में आ रही बात, ठीक है। इस बात समझ में आई कि इस तरह से हमारा वेद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मेन सोर्स है जहां से सारी इंफॉर्मेशन निकलती है। आप कर लो जितनी भी बातें कर लो कि आज
डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को अब्राहम लिंकन ने दिया है, दुनिया फैला, बिल्कुल गलत बात है। इसी भरत की बात की चर्चा करते हैं कि भरत जब श्रेष्ठ राजा बने, सारी सिस्टम बना लिए, बहुत चर्चा उनकी हो गई, जब वो ओल्ड एज में गए तो थक गए कि अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब हम राजतंत्र नहीं चला सकते हैं। तो उनके 8 पुत्र थे, वो 8 के 8 नालायक थे। तो अब वो चाहते थे क्या कि इन 8 को नहीं दिया जाए, नहीं तो ये तो पूरा राजतंत्र खराब कर देगा। तो उन्होंने क्या कहा कि हम किसी और को बनाएंगे। तो पहले वो अपने गुरु से पास गए पूछने की किसको बनाए। तो गुरु बोले कि आप तो इतने प्रतापी हो, ज्ञानी हो, आप हमसे क्यों पूछ रहे हो। उनको बात समझ में आ गई। उन्होंने ऐलान करवा दिया क्या पूरे राज्य में कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राजा का हर गुण रखता हो, उसका इलेक्शन करवा के मेरे पास ले आओ। तो सब लोगों ने इलेक्शन किया, एक कॉमन व्यक्ति को चुना, यानी इलेक्शन सिस्टम वहां से शुरू हुआ और उसने प्रजा की मत से एक व्यक्ति चुना गया, डेमोक्रेसी देखो। और उसके बाद क्या हुआ, शांतनु को चुन करके लाया, शांतनु एडॉप्टेड पुत्र हुए। अब फिर शांतनु से महाभारत का आगे कहानी बढ़ता है। तो कहां नहीं था ये, है ना। डेमोक्रेसी यही थी, मेडिसिन यही थी। ये सारी दुनिया यहां से सीख के जाती है और नई नई गाथाएं गा देती है और हम लकीर के फकीर बने फिरते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इन चीजों को भी एनालाइज करते हुए, जब चीजों को पढ़ो तो पूरा एनालाइज गहराई के साथ पढ़ो। ठीक है, समझ में आ रही बात। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि हम इन वेदों का में कौन कौन से वेद थे। तो ऋग सबसे बड़ा, ऋग ऊपर का पहले जो लिखा गया था वो ऋग्वेद, उसके बाद आयुर्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। ठीक है, तो अब इन वेदों में हम आगे बढ़ते हैं कि वेदास में क्या क्या बात कही गई थे। अथर्ववेद जो था उसमें 20 बुक है, 20 बुक्स है। ठीक है, अथर्ववेद में 20 बुक्स है। ठीक है, और इसमें ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण जो शब्द यूज हुआ है, ब्राह्मण जो हाइम्स ऑफ वेदास, वेदास मंत्रों में है, हाइम्स में है। तो ब्राह्मण क्या करते थे, वेदास का हाइम्स करते थे, हाइम्स करते थे यानी उच्चारण करते थे वेदों का। ठीक है, तो वेदों का उच्चारण करते थे। उनका काम क्या था, वेदों में जो मंत्र है, मंत्र का उच्चारण करना। तो ब्राह्मण उच्चारण करते थे। ईच वेदास सेवरल ब्राह्मण्स, और हर वेदास के लिए अलग अलग ब्राह्मण का ग्रुप होता था। हर वेदास के लिए अलग अलग ब्राह्मण का ग्रुप होता था। ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एकदम कंपलसरी क्वेश्चन आता ही आता है सारे कंपटीशन में, कि कौन कौन से ब्राह्मण का क्या क्या ड्यूटी दिया हुआ था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद था, उसमें 2 ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण और आत्रेय ब्राह्मण है। पूछा जाता है कि ऋग्वेद के कौन ब्राह्मण इसमें कौन समर्पित थे, कौन काम करते थे, इसके लिए कौन काम करते थे। तो इसके लिए करते थे क्या, ऋग्वेद में कौशिकी, ये पूछता है क्वेश्चन, याद कर लेना, कौशिकी और अत्रेय 2 ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों का काम था ये सारा। ठीक है, कौशिकी और अत्रेय। यजुर्वेद, यजुर्वेद में कौन काम करते थे, यजुर्वेद में अत्रेय और तत्रेय और शतपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद के लिए कौन काम करते थे, तो तत्रेय और शतपथ ब्राह्मण। एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन में आता ही आता है। सामवेद, सामवेद के पंचविश ब्राह्मण थे और जेमनियाज ब्राह्मण थे। इंपॉर्टेंट, सारा इंपॉर्टेंट है। और अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, ये सारे ब्राह्मण थे जो वेदों से जुड़े हुए थे। और वेद कौन रचे थे, वेद व्यास रचे थे, और ये ब्राह्मण उसमें समर्पित थे, वो काम कर रहे थे। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इस तरह से एक क्लास आज हम ओवर करते हैं और इसके साथ फिर आगे की टॉपिक लेकर के चलें। अगली टॉपिक जो हमारी होगी उसकी चर्चा थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं कि आगे अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, दर्शन, है ना, ये सब की चर्चा करेंगे, कि इपिक्स वगैरह की चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर कंक्लूड करते हैं। होप कि हम फिर से बढ़िया से मिलेंगे और आगे चर्चा होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।